बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूमी वॉइस। लैपटॉप तकिए पर रखा हुआ था। वो सामने कोहनियों के बल ऊंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो ठोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी आंखें चांदनी जैसी चमक रही थी और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहर्रिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कर उभरा और फिर बेचैनी से उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाते हुए लोडिंग, अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए उसी मुज़तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती लीटें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लीटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में कि जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्ताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चेक की। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। उसने आदतन अपने बालों की लिट को उंगली पर लिपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकाल कर बेड क्राउन से टेक लगाकर कहा। फिर उसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आर्मी ड्यूज एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बैंड होने के बावजूद भी उसको चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बल्कि सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही पड़े लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़ कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। जहाँ मैंने स्पांजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ इस्तफसार पर वो फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इस बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल स्पांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों स्कार्फ नहीं लेती। उस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद्दादम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू और फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन की फूफू रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था।
वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में अंडेलने लगी। उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रख कर आगे आई। वो सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुके था, साथ एक लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पत्ते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई अता पता नहीं था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख लगी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। उसके अंदर एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिज़ाइन। बस उसके वस्त में 3 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सुबांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था। भला ख़त लिखने वाले को क्या मालूम कि मैं सुबांजी जा रही हूँ। खत पर तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया। अगर ज़ारा को उसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत सुबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये। वो पानी का गिलास वहीं स्लेब पर रख कर बुके उठाकर सोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है, तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर थी। इसमें भी मेरा नाम नहीं है और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंसर की एक लड़की खतीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट, इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? वो गाड़ी पे कोनी टिकाते हुए बोली। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त सिताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन जब भी इरम को पिक करना होता तो उसके गेट पर हार्न किया करती थी। अब भी जोर से हार्न किया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज और ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टा सीने पर फैलाए और चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे, वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गई है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, ये हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था, अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीदी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं, और फिर कल मेहंदी के लहंगे को भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं, उसने कोफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीन की ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगती हैं। वो मुंह बसोरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गईं। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकाल कर उसके सामने किया और ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी।
पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्स मैन ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्स मैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसकी हाथ से टच होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुन उसके रुखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हिया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ था और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। नोट को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में रह गया। मैम, आपका सिक्का, लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और वो सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी अय्या। दिल कह रहा था उसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दो। पता नहीं हमारी जहनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं लड़की जैसे देखी ना हो। वो तनफ्फुर से नाक सकोड़ती गुस्से से सीढ़ियां उतर रही थी। जब करीबी से आवाज़ आई तो इतना बंद संवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर लिपेटी हुई। नागवारी भरी निगाह उस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा उसको कोहनी से थामे हुए वहां से आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। उसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। उसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो उसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए आई थी। मेट्रो से अब स्कूप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी जो बेटे की शादी के लिए आए हुए थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊं। इरम झपट कर बाहर को लिपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मजा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम, खासी कंप्रेसर लगी है ना? इरम दूर हो गई तो ज़ारा उसकी तरफ मुड़ी। और तुम उसके कम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा उसी पर खफा थी। ताया फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद तरसी का शिकार है और तुम भी उसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं, वो बेचारी, अब उसको भी यही समझाना है कि खामख्वाह के खुद तरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की की ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी न था कि कभी जा सकूंगी। उसकी आवाज़ में खुशी दर आई थी। ज़ारा वो LLB के 5वें साल में थी। उनका 7वां सेमेस्टर दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपीय और एशिया की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसको तुर्की की स्पांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक स्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। बलाखिर स्पांजी ने इसका इंतखाब किया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके उसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ उसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। सो 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आएगा या कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरे वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, इससे कोई बात हुई? बेटा ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खतीजा राना को मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने स्लश के गिलास पकड़े, ज़ारा को उसको थमाया, इरम के डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। उसके इल्म में न रहा। दफतन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा। जी क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माई ब्यूटी को एकदम से उसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली। जरा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डॉली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात को तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने स्लश का भरा गिलास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो बिलबिला कर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी। वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से
इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। वो दरख्तों के पास डॉली नामी ख्वाजा सर अभी तक वहीं खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई हैं दोनों? उसने झंझलाकर हारन पर हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक उसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर जूस छलकने की वजह से जरा दाग पड़ गया था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। उसे रह रहकर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते हैं, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इस ख्वाजा सरा की निगाहें और अंदाज उसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफेद अधखुले गुलाबों का बुके पड़ा था, साथ में एक बैंड लिफाफा भी था। वो दोनों चीजें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सलमान लिखा हुआ था। अंदर वही सफेद बेसतर चकोर कागज था। उसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर कुछ और नहीं लिखा, बस लिफाफे पर गुज़श्ता रोज की मोहर लगी हुई थी। ये कौन था और क्यों उसे फूल भेज रहा था? वो खत और बुके कमरे में रखकर सारे मामले से उलझती बाहर आ गई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कजन्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ खवातीन का ग्रुप खुशगपियों में मसरूफ था। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। उसके खानदान में कज़न की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे और उनकी सख्ती सिर्फ इरम के स्काफ लेने और घर के बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कज़न्स भी घर के कज़न्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और ख़ुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। उनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फ़रूख, इरम और समी उनके बच्चे थे। फ़रूख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था और समी फ़रूख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। उनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल थे। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा थे। उनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सैरिश थी। फिर बेटा रजा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना A लेवल कर रही थी इस वक्त, अलावा रोहेल के जो अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था। बाकी सब कज़न लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। उसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो वो फौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश सैरिश के साथ सर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। सबकी नजरें उस पर रुकी। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराईं। उसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं साइमा चाची की किचन में मदद करूंगी। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया, जिन्होंने उसको आता देखकर फौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन उसको नहीं देखा था, वरना फौरन उसको बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल उनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चच्ची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा ताई की मदद करवा दूँ? उनको अपनी तरफ देखता पाकर मैंने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजर कर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तब साइमा ताई की तेज़ आवाज़ उसकी समाज से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना ये सारे रंग ढंग किस लिए हैं। एक मेरे ही बेटी मिली है इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही हैं? तब भी मैं कहूँ, भाभी ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है? ये आबदा चच्ची थी। वो उसके बारे में कह रही थी। वो कह रही थी पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए थे तो किस तरह नक्सक से तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता है। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था, शादी करूँगा तो हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा व आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़रूख को पता नहीं क्या हो गया है। क्या करूँ इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और उसके जाते ही फ़रूख जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी मजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फ़ख्र से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसे लगा कि उसने मजीद कुछ सुना, उसके असाब जवाब दे जाएंगे। अपने वजूद को संभालते हुए वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़रूख की निगाह उस पर पड़ी तो उसको राहदारी से आता देखकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था।
اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا۔ مگر مسئلہ اس کی واجبی صورت اور حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا، مگر اصل بات سب جانتے تھے، تو پھر رضا اور فاروق سے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فاروق پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں۔ وہ خود کو نارمل کر پائی، وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فاروق یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تو فاروق شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کے اسپانجی سلیکشن کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی، اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا ہوگا، مگر کوریئر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی، شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو، مگر اس طرح کے جمیلوں میں فاروق اور رضا جیسی جاب کرنے والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو جو بھی ہو، ان دونوں کا دماغ تو میں بھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے ارم کو مخاطب کیا، تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ آنکھوں سے اس نے فاروق اور رضا کے چہرے کو مانند پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ سبین پھپھو آئیں گی۔ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے نا، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فاروق اور رضا پر ایک نظر ڈالی، ان کے چہرے پھیکے پڑ گئے تھے، وہ دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے فوراً ظفر کو آواز دے دینا۔ ٹھیک شیور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تائی جان آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ ریشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی، جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی ہوئی تھی اور باروب چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس تھے، کلین شیو، ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے، دونوں کی سوچیں ان کی ہولیوں جیسی تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا سبین پھپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے آئی ہو تو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا، اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اسے رہا نہیں گیا، وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظریں جھکائے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھا۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا ششدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بیٹا، سبین کا بیٹا، جسے تم نے سبین کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات، اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے، اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے، اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم تو جانتے ہو، الٹے دماغ کا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے نکاح کو بھول جائے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے ایک بار بھی شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے۔ تم مجھ سے ملے تو تھے جب پچھلے سال تم استنبول گئے تھے۔ جی، جہان سکندر اچھا لڑکا ہے، مائی فٹ، انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، ترکی میں پیدا ہوا ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی، اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے؟
میں یہ سب بھول جاتا، مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی، میں 18 دن وہاں رہا، روز سبین کے گھر جاتا۔ سکندر تو خیر الگ بات ہے، مگر جہان آخری روز مجھے ملا، وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس، وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں، اور پھر جانتے ہو مجھ سے کیا پوچھنے لگا، کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں، کیا پاکستان میں انٹرنیٹ ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے خلا کے بارے میں نہ سوچتا اگر میں اس دن جہاں کو ایک ترک لڑکی کو ڈراپ کرتے ہوئے نہ دیکھتا۔ جب میں فلائٹ لینے سے پہلے سبین کو ملنے گیا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور اسی کا پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا اگر سکندر شاہ احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر اس کے برعکس نکلا تو جہاں بھی سکندر کے برعکس ہوگا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اس مغرور آدمی کا، مغرور باپ کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ نہ سبین کو یاد ہے نہ جہان کو۔ سبین تو ذکر ہی نہ کرتی، مگر میں زبردستی اس کو ان کے گھر بھیج دوں۔ خیر کل میں آپ کو ولی سے ملواؤں گا، اب مجھے کوئی بھی رشتہ اچھا لگا تو میں ہاں کر دوں گا۔ اور اب مزید سننے کی اس میں تاب نہیں تھی، وہ سفید چہرہ لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں عویزہ شیشے میں دیکھ کر اپنا ٹیکا سیٹ کر رہی تھی۔ فاطمہ بیگم اس کو پکارتے ہوئے آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم سا شور مچا ہوا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا وہ اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھ رہی تھی جو ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا تھا، سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹکا جس کے نیچے روبی لٹک رہا تھا جو بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکا ٹھیک کرنے کے چکر میں اس کی کلائی میں پڑی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی رمق دیکھ کر وہ چونکی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور گلے میں ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی پروقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل بہت زور سے دھڑکا۔ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گیٹ کے ساتھ سلمان کھڑے دکھائی دیے اور ان کے ساتھ ایک خوبرو لڑکا بھی کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے سوٹ میں ملبوس ایک آدمی اور ایک پروقار خاتون کھڑی تھی۔ وہ دونوں چٹکیوں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ان لوگوں کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا۔ السلام علیکم، اس نے سر جھکاتے مدھم سی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تینوں بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی بازو آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور اسے نکلتے دودھیا سفید بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پر رکھے تھے، ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں میں تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگار سے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز نگاہیں اٹھائیں۔ وہ تینوں بہت ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں یوسف لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں، اور یہ مہناز بھابی اور یہ ان کے بیٹے ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا رکا، آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا جس کو اس نے اندر ہی اتار لیا۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، نائس ٹو میٹ یو۔ میں پھولوں کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی ہوں، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ معذرت خانہ انداز میں وہاں سے ہٹ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا تھا۔ مہندیاں دو گھروں کی الگ الگ تھیں، گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑی سے ہر کونا سجا ہوا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی، مرد الگ عورتیں الگ، مگر عورتوں والی سائڈ پر مردوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا ہوا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں کافی مرد تھے، ڈی جے، مووی والے اور کیٹرنگ والی، مگر آئی تو شادی تھی سو آج سر ڈھکنے کی پابندی نہیں تھی۔ حیا ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی حیا کے پاس آئی۔ داور پر بھی سارے ارمان نکال کر ساری رسمیں کر کے مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف انداز میں ارم سے باتیں کرتی لحظہ بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی جھک کر کسی کو مل رہی تھی۔